गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम पार्ट 8 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ ये पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार और भारत ने अपना अपना हस्तक्षेप किया। तो ये चीज़ हम कब पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो क्लास 7th में। फिर से ना अब इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है कि इस कार्य में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन उसने किए, उसने सेना का गठन कैसे किया। फिर 58 से लेकर 47 यानी 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी, भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का स्वरूप किस प्रकार का था और ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में परिवर्तन से भारतीयों को क्या लाभ मिला, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। हम पिछले पार्ट में क्या पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों ने अपना बलिदान देते हुए भारत में अंग्रेजी शासन का पर प्रहार कर न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया वरन अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों, इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, तो बहुत कुछ आपको याद ही होगा कि कैसे अंग्रेजों के अंग्रेजी शासन को भारत में किस तरह से उसका विरोध किया गया। इस घटना ने इंग्लैंड की सरकार को झकझोर कर रख दिया। यहाँ से भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में नए सिरे से विचार करने के लिए विवश हुई। परिणाम क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवीन प्रशासनिक स्वरूप। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। उसने क्या कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ढील की वजह से और उसने ज़्यादा छूट दे रखी थी, इस वजह से क्या हुआ, भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उसका जिम्मेदार उसने पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराया। उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप ही 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गई। अब उसने क्या संकल्प ले लिया कि अब कैसे भी करके भारत में कंपनी शासन को समाप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम 1858 ईस्वी का क्या अधिनियम, उन्होंने ऐसा कौन सा अधिनियम का प्रयोग किया। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सबसे पहले क्या किया, 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया। अब इसे 1858 ईस्वी का अधिनियम क्यों कहा जाता है, इसके क्या कार्य थे, वो पढ़ेंगे हम। कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे किसके हाथों में आ गया, इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। अब जो भी कार्य थे वो कौन देखता था, इंग्लैंड की महारानी। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बना दिया गया। अब वायसराय बनकर आ गए भारत में, जो किसके प्रतिनिधि थे, इंग्लैंड की महारानी के। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का भी निर्माण कर दिया गया। साथ ही भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायी भी सौंप दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, जो किसके द्वारा था, इंग्लैंड की महारानी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इसी समय इंग्लैंड की महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे भारत में कैनिंग के इलाहाबाद के एक दरबार में पढ़कर सुनाया गया। अब वो क्या था, घोषणा पत्र में क्या क्या बातें लिखी गई थी वो यहाँ पर दी है। पहली बात क्या थी कि अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। भारतीयों के रीति रिवाजों और प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। भारत के राजाओं के सम्मान और अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। समझ में आया, यहाँ क्या लिखा है कि अंग्रेजी राज्य में भारत का कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा और भारतीयों के रीति रिवाज और प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा।
न्याय में समानता रहेगी, सभी को न्याय मिलेगा, उदारता रहेगी, धार्मिक सहिष्णुता का भी पालन किया जाएगा, राजाओं के सम्मान और अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, उनसे किसी प्रकार का कोई राजपद नहीं छीना जाएगा, ना उनके अधिकार छीने जाएंगे, उनके अधिकार हमेशा कैसे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रशासनिक सेवाओं में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, भारत के लोगों के लिए नैतिक भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे और भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। ये सारी बातें इस घोषणा पत्र में लिखित रूप में दी गई और इसको पढ़कर कहाँ सुनाया गया, इलाहाबाद के एक दरबार में। इंग्लैंड की महारानी के इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया, क्योंकि इसमें सारी बातें भारत के पक्ष में रखी गई थी, इसलिए उसका स्वागत किया गया। शिक्षित वर्ग ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की और जो शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्होंने तो इसकी प्रशंसा तक ही कर डाली, किंतु इस घोषणा में किए गए वादे मात्र छलावा सिद्ध हुए। लेकिन जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में वो केवल दिखावा मात्र थे, उसका कोई स्वरूप ही नहीं था। मतलब सिर्फ एक लिखित पुस्तक में लिखा गया था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, सिर्फ वो एक दिखावा मात्र, उनको बहलाने के लिए ये सारी बातें कही गई थी। ब्रिटिश सरकार के लिए इंग्लैंड के हित सर्वोपरि थे, वो तो सिर्फ अपना हित चाहते थे। इतनी जल्दी वो कैसे बदल सकते थे ब्रिटिश शासन? वो तो शुरू से ही अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भारत पर कब्जा जमाए हुआ था, और वो इतनी आसानी से कैसे भारत के हित में सोच सकता था? ये सिर्फ एक दिखावा मात्र था, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए और चुप करने के लिए, ताकि वो विरोध ना करें। और इस व्यवस्था का नियंत्रण इसीलिए इंग्लैंड की महारानी के हाथों में दे दिया गया। अब पढ़ेंगे हम भारत सचिव और सचिवालय। इसके पहले यहाँ पर इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण के बारे में कुछ बात कही है, वो हम पढ़ेंगे कि इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व के अन्य देशों में होने लगा था और इंग्लैंड के आर्थिक हित के लिए भारत और भारतीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा था, और भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देश में युद्धों पर खर्च वहन करता था। इसलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथों में दे दी गई? इंग्लैंड के हाथों में। मेन बात ये थी, इसीलिए उसने भारत के हितों की बात करते हुए यहाँ की प्रजा और जनता को चुप कराया था। अब पढ़ेंगे सचिव और सचिवालय के बारे में। 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के पद का निर्माण क्या हुआ? किया गया, और उसे भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन का पूर्ण ध्यान रखता था, इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था, और उसकी सहायता के लिए कितने सदस्य थे? इसमें 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इंग्लैंड में इस कार्यालय को भारत सचिवालय नाम दिया गया और इसे इंडिया ऑफिस के नाम से भी जाना जाता था। इसमें अनेक विभाग बनाए गए और भारत के सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते और अन्य सभी खर्चों की राशि भारत में वसूल की जाती थी। पूरा कार्य वहाँ से किया जाता था, और सारे जो वेतन और भत्ते की राशि थी वो किससे वसूली जाती थी? भारत से। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगली वीडियो या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत सरकार, वायसराय और उसकी परिषद।